बताइए, इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो कि बिहार दौरे पर हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। जो दिल्ली सर हमारी एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच, उसको केंद्र सरकार ने अपना एक ऑफिसर भेज दिया कि अब ये एंटी करप्शन ब्रांच का आपका हेड है। सिंपल गुंडागर्दी है और तो कुछ नहीं है भाई। आज मान लो केंद्र सरकार बिहार में भेज दे, अब ये आपका डीजी पुलिस है, तो आप ये कहोगे भाई ये कैसे है, तो बोलो कोर्ट चले जाओ। तो अब कोर्ट ही गए हम लोग, लड़ तो सकते नहीं उनके साथ। तो केंद्र सरकार ने अपना एक अफसर भेज दिया कि फिर जब हमने उसकी खिलाफत की तो पैरामिलिट्री फोर्स अगले दिन भेज दी। एंटी करप्शन ब्रांच को पैरामिलिट्री फोर्स ने टेक ओवर कर लिया, दिल्ली पुलिस के जवान भेज दिए। अब हम तो अहिंसा प्रिय लोग हैं, हम उनसे लड़ाई तो करना नहीं चाहते थे। तो अभी 8 जून के बाद से एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ है 6 महीने की सरकार, 14 फरवरी को हमने शपथ ली थी, 14 अगस्त को 6 महीने पूरे हुए, लगभग 6 महीने पूरे हो गए। और दूसरा लोग कह रहे हैं एक और सरकार है, केंद्र के अंदर सरकार, जिसको 1 साल हो गए आए हुए। तो दोनों में क्या, उन्होंने 1 साल में क्या किया, इन्होंने 6 महीने में क्या किया। कंपैरिजन नेचुरल होता है, सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। 1 साल में क्या किया, बहुत सोचते हैं क्या किया क्या किया क्या किया। तो फिर सोचते हैं भाई, जैसे हमने कहा चुनाव के पहले हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 1 महीने में कर दिया। चुनाव के पहले हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, 1 महीने में कर दिया। चुनाव के पहले हमने कहा था हम 500 स्कूल बनाएंगे, 236 स्कूल बनाने का काम शुरू हो गया। 1 साल के अंदर दिल्ली में 236 नए स्कूल बने। जितने काम हमने कहे उसके हर काम के ऊपर रोज सवेरे उठ के मैंने, हमारा जो मैनिफेस्टो है ना, मैंने अपने फोन में डाला हुआ है, रोज एक बार उस मैनिफेस्टो को देख लेता हूं हमने क्या क्या काम कहे थे। केंद्र सरकार में जब सरकार आई, बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, बड़ा भारी बहुमत मिला था। जैसे हमें 70 में से 67 सीट मिली थी, केंद्र सरकार में भी बड़ा भारी बहुमत मिला था। बड़ी उम्मीद जागी थी लोगों को, खासतौर से युवाओं ने तो बड़ी मेहनत करी थी और बड़ा उम्मीद थी कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। उन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस। अभी तक तो चमन्नी भी नहीं आई मेरे ख्याल से बाहर से। और मैं खुद पहले ऑफिसर था इनकम टैक्स में, तो मेरे बहुत बैचमेट्स हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं अंदर जो काम करते हैं, उनसे पूछता रहता हूँ, वो कहते कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एफर्ट, मतलब चलिए पैसा आने में टाइम लगता है, ये कोई एक रात का काम नहीं है, एफर्ट्स तो होने चाहिए, कुछ काम तो होना चाहिए काला धन वापस लाने के एरिया में। कोई कुछ नहीं हो रहा। तो कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, और फिर जीतने के बाद कहते योगा कराएंगे। योगा कराना चाहिए, अच्छी बात है, योगा सेहत के लिए अच्छा होता है, योगा कराना चाहिए। लेकिन फिर वोट योगा के नाम के मांगने चाहिए, कहना चाहिए योगा कराएंगे, जो जो योगा कराने के लिए वोट देना चाहते हैं वोट दें। तो जनता तय कर लेगी भाई यहाँ योगा कराने का वोट देना है कि काला धन का वोट देना है। बोला था महंगाई कम करेंगे, पूरे देश में बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई। अब कह रहे हैं स्वच्छ भारत करेंगे। स्वच्छ भारत भी होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत भी करना चाहिए। लेकिन मैं चलो स्वच्छ भारत की बात कर लेते हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 1 साल हो गया स्वच्छ भारत की बात करते हुए। 100 करोड़ रुपए बताते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिए। एक गली अगर पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर से साफ हुई हो, मुझे नहीं लगता एक भी गली साफ हुई है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, केवल दिखावा है। तो अब लोगों का प्रश्न पूछना बिल्कुल वाजिब है। रोजगार की बात की गई थी, लेकिन आज युवाओं का भी मुंह भंग होता जा रहा है धीरे धीरे। FTII कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है FTII, उसका जिद पे अड़ी हुई है केंद्र सरकार की, इसी आदमी को हमें डायरेक्टर बनाना है, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर है। तो एक के बाद एक IIT दिल्ली के डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कितने दिन हो गए IIT दिल्ली का कोई डायरेक्टर नहीं है, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके कोई डायरेक्टर नहीं है। युवाओं का भी मोह भंग होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा किसानों का मोह भंग हुआ है। 2013 के अंदर एक लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, किसानों को लगा था कि अब ये इतने सालों के संघर्ष के बाद 2013 में
उस वक्त की सरकार ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून पास किया था। लोगों को लगा था कि ये कानून जो है उसमें भी कुछ कमियां थी, कि ये कानून जो है ये किसानों के हक में है, लेकिन उसको भी अब बदलने जा रहे हैं और एक के बाद बार बार ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस पास कर करके ऐसा कानून थोपने की कोशिश की जा रही है कि भूमि अधिग्रहण अब जबरदस्ती किया जा सकता है। पूरे देश के अंदर आज ये बात, सारे गांव के अंदर आज ये बात, मैं कई लोगों से संपर्क करता हूं, चारों तरफ ये बात फैलती जा रही है कि केंद्र के अंदर आज जो सरकार है वो एंटी पुअर है और एंटी फार्मर है, किसानों के खिलाफ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता था। दिल्ली के अंदर 52 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा मिलता था। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के अंदर 52 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से आप जमीन लेके दिखा दो। हमारी सरकार ने आने के बाद अभी पिछले 1 महीने में हमने उसको 7 गुना कर दिया कि अब अगर दिल्ली के अंदर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उनको 3.5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। बड़ी बात थी, 7 गुना एकदम से कर दिया कि अब अगर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। बड़े खुश हो गए सारे किसान और खूब खुशियां, पर उनकी खुशी 48 घंटे भी नहीं बची। केंद्र सरकार का फरमान आ गया, वी डिक्लेयर दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑर्डर नल एंड वॉइड। हर ऑर्डर, हम आज कुछ ऑर्डर करते हैं वो अगले दिन नल एंड वॉइड करते हैं। वो नल एंड वॉइड सरकार बन गई है केंद्र सरकार। तो लोगों में अब ये बात फैलने लग गई है कि ये एंटी पुअर है, किसानों के खिलाफ किसान विरोधी सरकार है जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी हुई है। तो आपके सामने 2 मॉडल्स हैं। एक केंद्र सरकार का मॉडल है जिनको भारी बहुमत मिला और 1 साल के अंदर ही लोगों का मुंह भंग हो गया, और एक दिल्ली सरकार का मॉडल है जिनको भारी बहुमत मिला और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि फरवरी के महीने में 70 में से 67 सीट मिली थी, आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो 70 में से 70 सीट मिलेगी, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ चंद अमीरों के लिए काम नहीं कर रहे। हम किसानों की जमीनें छीन छीन के अमीरों को नहीं देना चाहते। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक अपने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। दोनों के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव के पहले राजनीति करते हैं, चुनाव के पहले हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो भी पार्टी जीते केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक के बाद एक केंद्र सरकार टांग अड़ाती जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली में एक रेप हुआ, मैंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई, ऊपर से एलजी साहब का फरमान आ गया, इंक्वायरी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती जी? मैं मुख्यमंत्री हूं, तो इंक्वायरी नहीं बिठा सकता? हमने दिल्ली के किसानों के मुआवजे का सर्कल रेट बढ़ाया, ये सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जा सकता। वो हर चीज ये बताते हैं कि ये क्या नहीं किया जा सकता, वो ये नहीं बताते क्या किया जा सकता है। महिलाओं के साथ दिल्ली में कई सारी घटनाएं आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। तो हमने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हम बिठाना चाहते थे कि महिलाएं जब पुलिस के पास जाती हैं अपनी कंप्लेन करने के लिए, तो क्या उनको सही न्याय मिलता है? क्या पुलिस उनसे ठीक से डील करती है? या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या और उपाय करने की जरूरत है? बताइए, गलत कर रहे थे क्या? महिला सुरक्षा के ऊपर अगर एक कमीशन, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार से फरमान आ गया, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बिठा सकते। हद हो गई। अभी हमारे एक विधायक है कमांडो सुरेंद्र, आप सबको याद होगा 26/11, याद है 26/11 सब लोगों को? मुंबई ताज होटल के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। वो एक तरह से देश के ऊपर हमला था। समुद्र से आए थे आतंकवादी और उन्होंने ताज होटल के ऊपर हमला किया था। दिल्ली से
देश को बचाने के लिए कुछ कमांडो भेजे गए थे। हेलीकॉप्टर से उन कमांडोज को ताज होटल की छत पे उतारा गया था। उन कमांडोज में एक कमांडो सुरेंद्र भी था। 26/11 को जब उसे ताज होटल की छत पे उतारा गया, 2 दिन पहले उसका बच्चा हुआ था। अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाया था वो, अपनी बीवी से भी नहीं मिल पाया था, और सीधा वो देश को बचाने के लिए ताज होटल के ऊपर उतरा था। उस इंसिडेंट में कमांडो सुरेंद्र के सामने बम आके फटा और उस बम की आवाज से उसकी सुनने की क्षमता चली गई, वो बहरा हो गया। उसकी वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया। हमने उस कमांडो सुरेंद्र को टिकट दी थी, उस देशभक्त को हमने टिकट दी थी जिसने जान की बाजी लगाकर हम लोगों की रक्षा की थी। वो विधायक बना, दिल्ली में विधानसभा में विधायक बना। एक दिन, अभी वो पिछले कुछ दिन पहले सड़क पे जा रहा था, उसने देखा कि रेडी पटरी वालों से एनडीएमसी के कुछ कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एनडीएमसी के कर्मचारियों को उसने धमकी दी। उसने कहा तुमको सस्पेंड करा दूंगा अगर ये सब करोगे तो। हमें तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए था। अगले दिन केंद्र सरकार ने कमांडो सुरेंद्र के ऊपर झूठा केस बना के एफआईआर दर्ज कर दी और उसको कमांडो सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारी जुडिशरी के ऊपर हमें भरोसा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। पटना में इस वक्त वो हैं नीतीश कुमार के एक सरकारी कार्यक्रम में। इस वक्त केजरीवाल को आप वहां पर सुन रहे हैं, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां उस मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि महंगाई काबू नहीं कर पाई सरकार, काले धन का वादा किया लेकिन उसकी जगह योग करा रहे हैं। और स्वच्छता अभियान के बारे में भी यहां पर कहा कि एक गली तक साफ नहीं करा पाई है इस अभियान के तहत।